नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 और धारा 28 के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये धारा 27 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं और मुख्य परीक्षा में भी इस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं और इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती है। तो आपको इन धाराओं को बहुत गहराई से समझना है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया बेयर एक्ट को ले आइए और उसमें से धारा 27 निकाल लीजिए। अब हम बेयर एक्ट से धारा 27 पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए, धारा 27 अधिभार के विषय में प्रावधान करती है। अधिभार मतलब सरचार्ज, ठीक है। इसमें अधिभार का मतलब ये है सरचार्ज का कि अगर कोई ग्राम पंचायत का प्रधान है या सदस्य है और वो कोई लॉस करता है, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी करता है, तो उसके लिए उसको लायबल ठहराना, इसका जिस्ट ये है। अब पहले हम बेयर एक्ट से एक बार इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान या इस अधिनियम के अधीन संगठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच यथास्थिति ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा। और यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान, सदस्य, सरपंच, सहायक सरपंच या पंच रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अपचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ हो। देखिए, इसमें मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ग्राम पंचायत का प्रधान हो या सदस्य हो या किसी भी समिति का सदस्य हो, या जैसे पहले न्याय पंचायत थी तो न्याय पंचायत का कोई सरपंच है, सहायक सरपंच है या पंच है, तो कोई भी व्यक्ति है, अगर ग्राम पंचायत की वो धन या संपत्ति की हानि करता है, उसे दुर्व्यय करता है, उसका दुरुपयोजन करता है, तो वो अधिभार का देनदार हो जाएगा। भाई, मान लिए कोई व्यक्ति किसी पद पर सुशोभित है, अब वो उस संस्था की संपत्ति का नुकसान करता है, उसका धन जो है गलत खर्च करता है, तो इसके लिए उसकी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना। इस धारा में उसे उसी धन के लिए जिम्मेवार बनाया जा रहा है, उसके ऊपर एक भार आरोपित किया जा रहा है जिसे अधिभार कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रधान, कोई भी सदस्य, कोई भी अन्य सरपंच वगैरह ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत की किसी धन या संपत्ति की हानि करता है, उसका दुर्व्यय करता है, उसका दुरुपयोजन करता है, तो वो अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि जो है उसके उस पद पर रहते हुए उसकी उपेक्षा या उसके अपचार के परिणाम स्वरूप हुई हो। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रतिबंध ये है कि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होने से 10 वर्ष की समाप्ति या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर ना रह जाए 5 वर्ष की समाप्ति जो भी पश्चातवर्ती हो के पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसमें पहले तो जो गांव का ग्राम पंचायत का प्रधान था, सदस्य था या न्याय पंचायत का कोई अधिकारी था, उसको लायबल बनाया गया कि अगर वो कोई धन की संपत्ति की हानि कर रहा है या नुकसान कर रहा है तो उसका वो देनदार हो जाएगा। यहां पर एक उन्होंने उनके फेवर की बात कह दी कि जब ऐसी हानि या दुर्व्यय या दुरुपयोजन होगा और उसको 10 साल बीत जाएं तो क्या होगा, उसका दायित्व समाप्त हो जाएगा, यानी कि 10 साल के बाद उसका दायित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज कह रहे हैं कि जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर ना रह जाए, यानी कि उस पद से वो हट गया, तो उसके 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो मेन बात ये कह रहे हैं, असली बात
कि ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई, इसमें से जो पश्चातवर्ती होगा उसके पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर सुशोभित है और उस पद पर रहते हुए वो कोई हानि कर रहा है, संस्था को दुर्व्यय कर रहा है, दुरुपयोजन कर रहा है, तो दो कंडीशन इन्होंने बताई। उन दोनों में जो पश्चातवर्ती होगी उसके पश्चात ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा। और वो दो कंडीशन है कि जब वो दुरुपयोजन या हानि की गई उसके 10 साल पूरे हो गए, समाप्त हो गए, या जब वो व्यक्ति अपने पद पर था, पद उन्हें छोड़ा, उसके 5 वर्ष समाप्त हो गए। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 कह रही है कि नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार जो नियत की जाए अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण पत्र भेजेगा। जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है उसे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा। देखिए, नियत प्राधिकारी के ऊपर यह लायबिलिटी डाल दी गई है कि नियत प्राधिकारी अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा कि जिस अधिभार का वो प्रधान या सदस्य देनदार होगा तो कितनी राशि का देनदार होगा, तो यह धनराशि नियत प्राधिकारी यानी कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी निश्चित करेगी। और फिर नियत प्राधिकारी क्या करेगा, जब धनराशि निश्चित कर लेगा तो उसका एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेज देगा और कलेक्टर फिर उसे वसूल कराएगा। और वसूल कैसे कराएगा, भू राजस्व के बकाया की भांति। इसके बाद आते हैं उपधारा 3 पर। अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी को जो नियत किया जाए और आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। अब हुआ क्या कि जो अधिभार की धनराशि नियत प्राधिकारी ने निश्चित की, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध निश्चित की जो उससे पीड़ित है, तो वो अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो जब नियत प्राधिकारी ने आदेश किया उस आदेश के 30 दिन के भीतर वो राज्य सरकार को अपील कर सकता है या किसी अन्य अपील प्राधिकारी को अपील करेगा जो नियत किया जाए। इसमें दोस्तों आपको 30 दिन याद रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में यह जरूर पूछा जा सकता है कि धारा 27 में अपील के लिए कितने दिनों का प्रावधान है, कितने दिन के भीतर की जा सकती है, तो यह 30 दिन का प्रावधान है इसमें। इसे आपको बिल्कुल रट लेना है। आगे आते हैं उपधारा 4 पर, जहां उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही ना की जाए, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिए बात संस्थित कर सकती है। अब यह उपधारा बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि जहां उपधारा 2 में जो नियत प्राधिकारी निश्चित करता है अधिभार की धनराशि और कलेक्टर को सर्टिफिकेट भेजता है और कलेक्टर उसे वसूल कराता है, अगर ये सब कार्यवाही नहीं करी तो क्या पैसा फिर मारा जाएगा सरकार का? तो सरकार का पैसा तो भैया कोई मार ही नहीं सकता। तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति के विरुद्ध बात संस्थित कर सकती है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर देगी। ठीक है, आगे आते हैं धारा 28 पर। धारा 28 में कह रहे हैं कि सदस्य तथा सेवक लोक सेवक होंगे। तो ये धारा जो मेंबर्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं उसको पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर रही है। इसे बेयरक्ट से पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन संगठित न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति और किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य अथवा सेवक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो मेंबर्स हैं और सर्वेंट्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं और आईपीसी की सेक्शन 21 के अर्थ के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।